Hello students, today we are going to start the new topic of carboxylic acids as we have completed the methods of preparation. Now the first part for the chemical properties is acidic nature of carboxylic acids. कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं. अब हमें कैसे पता चला? बिकॉज दीज कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एसिडिक एसिड. इट गेट when it is treated with water, it get readily ionized and it form carboxylate ion plus hydronium ion. And this carboxylate ion is more stable as compared to the carboxylic acid. So it, as it ionizes readily, it means what? It is acidic in nature, and the acidic strength of carboxylic acid is very much less as compared to the mineral acids. Mineral acids से बहुत ही weak acid होते हैं carboxylic acids. ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं. और किससे वीक होते हैं? मैंने बोला मिनरल एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स. मिनरल एसिड्स कौन से होते हैं आपको पता है? हमने पढ़ा है इससे पहले भी. HCl, H2SO4, HNO3, these all are what? Mineral acids, and these are stronger acids. बट कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं वो हमारे जनरली डेली फूड आइटम्स पे भी प्रेजेंट होते हैं और वो हम डाइजेस्ट भी कर सकते हैं एंड दे आर नॉट हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. वेयर एज मिनरल एसिड्स हम कभी यूज़ नहीं करते हमारे खाने की चीज़ों में, हम उन्हें यूज़ नहीं, दे आर हार्मफुल टू आवर बॉडी, तो हम कभी मिनरल एसिड्स यूज़ नहीं कर सकते. दे आर वीकर एसिड्स. नाउ व्हाई दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर? वाई? देखो, ये जैसे ही वाटर में ऐड किया ये काय में कन्वर्ट हो गया? कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन. एंड दिस कार्बोक्सिलेट आयन जो है इट इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस. यानी एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल होता है. और किसकी वजह से? ड्यू टू रेजोनेंस. लेट्स सी द रेजोनेंस पार्ट फॉर दिस. दिस इज द रेजोनेंस पार्ट एंड ये है कार्बोक्सिलेट आयन. ऐसा होता है कार्बोक्सिलेट आयन का स्ट्रक्चर. अब यहाँ पर देखो, ये जो भी अल्किल पार्ट लगा है, दिस इज एन व्हाट? इट इज एन इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप. एज इट गिव्स दिस इलेक्ट्रॉन हियर, what will happen? as the कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन अगर मिल रहा होगा तो वो अपने पास तो नहीं रख सकता, वो किसको डोनेट कर देगा? ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर कर देगा. और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो यहाँ आ जाएगा. तो ये कैसे दिखने लगेगा? देखो, सी यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके ऊपर चले जाएगा. तो ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर CH3 ग्रुप. ठीक है, मीन्स इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा. सी, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल. तो कार्बोक्सिलेट आयन जो है इट इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस. समझ में आया कैसे किया मैंने? सो दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन द कार्बोक्सिलेट आयन and this RCO negative or CH3CO negative is formed. Now let's see how to express the strength of carboxylic acid. ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि कैसे एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, तो किसी भी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर. और अगर मुझे इसको एक्सप्रेस करना है कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट, दैट इज Ka. तो अगर इसका मुझे Ka फाइंड आउट करना है तो वो क्या हो जाएगा? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट. तो ये वाला साइड ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में और ये वाला साइड डिनोमिनेटर में. ठीक है, दिस विल हेल्प अस टू फाइंड आउट द डिसोसिएशन कांस्टेंट. एंड दिस डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बना सकते हैं. कैसे? बाय ट्रांसफरिंग दिस मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट विथ वाटर, इट टर्न्स इनटू व्हाट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. Q EQ हो जाएगा ये. तो ये EQ कैसा हुआ? दैट इज Ka इंटू water, so that it is equal to carboxylate ion, hydronium ion और acetic acid. ऐसा रहेगा. ठीक है, अब it is the measure of the relative strength of an acid.
Ka जो होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड लार्जर विल बी द Ka वैल्यू। जितनी ज्यादा Ka वैल्यू होगी एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। स्ट्रॉन्गर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो उसकी उतनी ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा Ka वैल्यू उतनी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। और अगर सपोज करिए कि मैंने इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ pKa वैल्यूज भी हो सकती है उसकी। तो अगर pKa वैल्यू जो होती है तो pKa वैल्यू क्या होती है, pKa वैल्यू इज नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ Ka वैल्यू। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली रिवर्स चलती है, मींस pKa वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। pKa वैल्यू जो होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka वैल्यू। तो अभी मैंने क्या बताया था, अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो एसिड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, बट pKa वैल्यू की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, फिर कम होनी चाहिए, तभी वो एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। और अब आपको रिलेशन समझ में आया, क्या बताया मैंने, अगर Ka वैल्यू हाइयर होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी हाइयर होगी, बट pKa वैल्यू अगर लोअर होगी तभी जाकर एसिडिक स्ट्रेंथ हाइयर होगी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं उनकी Ka वैल्यू लो रहती है, इसीलिए उनका एसिडिक स्ट्रेंथ कम रहता है। इट मींस उनकी pKa वैल्यू क्या रहती है, हाई रहती है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केस में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केस में उनकी जो pKa वैल्यू होती है वो क्या होती है, हाइयर होती है। Ka वैल्यू लोअर होती है, इसीलिए इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। pKa वैल्यू हाइयर होती है, Ka वैल्यू लोअर होती है, इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की लोअर होती है। ठीक है, समझ में आया क्या बताया मैंने आपको। अब अगर किसी भी एसिड की pKa वैल्यूज से भी हम पता कर सकते हैं कि अगर वैल्यू डिजिट्स में दिया हो कि वो स्ट्रेंथ कैसी है उसकी, वो स्ट्रॉन्गर एसिड है कि वीकर एसिड है, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। Now, this is the chart. If the pKa value is less than 1, it is a strong acid. If the pKa value is between 1 to 5, it's a moderate acid. And if the pKa value is between 5 to 15, it is a weak acid. And if the pKa value is more than 15, it is extremely weak acid. ठीक है, तो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही, pKa वैल्यू जो होती है वो कम होती है, दैट्स व्हाई दे आर वीकर एसिड्स। ठीक, अब हम नेक्स्ट पार्ट जो पढ़ेंगे, ये मैंने आपको एक्सप्रेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ, वो बताया। अब अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे तो फिर उनके एसिडिक कैरेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अभी हम वो पढ़ेंगे। चार्ट नोट डाउन कर लीजिए। सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट विल हैपन if the substituent we are going to change the substituents which are attached to the carboxylic acid, means the effect of substituents on the acidic strength. Suppose if an electron giving group is attached, whenever an electron giving group is attached, it is, या फिर इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप जो होता है EGG बोलते हैं, गिविंग ग्रुप अगर अटैच होगा तो वो हमेशा उसकी कार्बोक्सिलिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। देखो कैसे, अगर सपोज करिए, अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। सपोज करिए मेरे पास में कंपाउंड है HCOOH, तो ऐसा कंपाउंड है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं है, तो अब क्या होगा, दिस ऑक्सीजन एज इट इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, सो इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन टुवर्ड्स इटसेल्फ एज इट अट्रैक्ट्स। नाउ दिस हाइड्रोजन इज फ्री टू मूव, मींस ये H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देगा और कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म कर देगा। Whereas अगर इसी के जगह सपोज करिए मैंने CH3 ग्रुप लगा दिया, तो CH3 ग्रुप कैसा होता है, इट इज एन इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप। अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन के पास तो जगह नहीं है इलेक्ट्रॉन्स रखने के लिए, तो वो कार्बन क्या करेगा, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को कहां पर ट्रांसफर कर देगा, ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर कर देगा। और ऑक्सीजन को अगर इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे, ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन का फ्लो आ रहा होगा, तो वो ये वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए टाइम लगाएगा। पहले वो यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, उसके बाद में वो H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा, वहां का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट। वेयर इन द अबव केस यहाँ पर कोई चॉइस ही नहीं था, ऑक्सीजन को तुरंत यहीं के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने हैं और हाइड्रोजन को बाहर निकालना है, मींस एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है ये, अगर अल्किल पार्ट नहीं है तो ये ऐसा मींस ये एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इसमें डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर सपोज करिए कि मैंने C2H5 ग्रुप ले लिया, अब इसमें तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे उसको, अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो वो और
एज कंपेयर टू इसके केस में इससे इधर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अल्किल पार्ट इंक्रीज होगा एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप है, मींस कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आने वाला है, प्लस चार्ज, इसीलिए कौन सा इफेक्ट है, ये प्लस आई इफेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, व्हेन एज द अल्किल पार्ट, तो आप क्या लिखेंगे, एज द अल्किल पार्ट इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, ऐसा लिख के रख लेंगे, एज द अल्किल पार्ट इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। ठीक है, एंड रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट। या फिर हम एक और लिख सकते हैं, whenever an electron, एक और पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम, whenever an electron giving group is attached, it always decreases the acidic character। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन कैसा आता है, वो ऐसा पूछता है, अरेंज दी फॉलोइंग एसिड्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो देखो कैसे हो सकता है, HCOOH, फिर बाद में कौन है, एसिटिक एसिड है, उसके बाद में कौन है, फिर प्रोपेनोइक एसिड यानी कि C2H5COOH, फिर ब्यूटेनोइक एसिड C3H7COOH, ऐसा। तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा है किसमें, अल्किल पार्ट नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। जैसे जैसे अल्किल पार्ट इंक्रीज होगा एसिडिक स्ट्रेंथ कम होते चले जाएगी। सो दिस विल बी द ऑर्डर व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बोक्सिलिक एसिड। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और इस पर ऐसे क्वेश्चंस पूछते ही हैं, तो ये अभी आपको मैंने बता दिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ये अभी हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप लगा है तो ये सीन रहता है। अगर सपोज करिए कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा हो, दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं बेटा, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन गिविंग और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग। इलेक्ट्रॉन गिविंग में वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग में वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर रहे होंगे अपनी तरफ। अगर वो इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो वो भी एक इंडक्टिव टाइप है, क्योंकि हमने इंडक्टिव इफेक्ट का डेफिनेशन क्या पढ़ा है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रॉन्स का कहाँ हो रहा है, किसी भी साइड पर हो सकता है, या तो टूवर्ड्स दी सोर्स हो सकता है और अवे फ्रॉम दी सोर्स हो सकता है। अगर टूवर्ड्स दी सोर्स होगा तो इट इज माइनस आई इफेक्ट, इफ इट इज अवे फ्रॉम दी सोर्स इट इज प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट वाला देखेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अटैच्ड होगा तो कैसे होंगे। एज whenever an electron withdrawing group is attached, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अगर अटैच होगा तो वो हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। अभी देखो कैसे होगा। अगर सपोज करिए मेरे पास में कंपाउंड है CH3COOH, और इसको फिर हम अगर वैसा लिखें जैसे हमें देखना रहता है ऐसा, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन किसके तरफ जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ, तो ये हाइड्रोजन रिलीज करने में टाइम लगेगा। बट अगर सपोज करिए कि उसी के जगह मैंने ऐसा कंपाउंड ले लिया, तो अब इस केस में क्या होने वाला है, ये CH2 है, यहाँ पर ही Cl लगा हुआ है और ये C डबल बॉन्ड O और OH है। नाउ दिस Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो ही विल व्हाट डू, ही विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस, it will abstract electron pair shared between chlorine and carbon towards itself. As a result of this carbon will become electron deficient. It will attract the electron from this carbon, and now this carbon is also electron deficient, so it will attract the electron from this. Now this oxygen is forced to take the electron pair shared between oxygen and hydrogen towards itself. Means now this oxygen is एज सच पहले ये इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट करता था, बट यहाँ पर क्या होने वाला है, इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ये तो और जल्दी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, एंड दिस हाइड्रोजन इज फ्री टू मूव, मींस उसका एसिडिक स्ट्रेंथ वो इंक्रीज करेगा। हमने पढ़ा है एसिड का डेफिनेशन क्या होता है, अ स्पीशीज व्हिच गिव्स H पॉजिटिव आयन इज टर्म्ड एज एसिड, इसीलिए ये एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। जब भी हम क्या कौन सा ग्रुप लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगाएंगे, तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। मींस अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो कौन ज्यादा एसिडिक होगा, ये ज्यादा एसिडिक होगा और ये कम एसिडिक होगा। ठीक है, तो वहां पर लिख के रखिए, whenever an electron withdrawing group is attached, it always increases the acidic character of carboxylic acid.
सपोज करिए अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि अगर मैं क्लोरीन इंक्रीज करूंगी, नंबर ऑफ क्लोरीन इंक्रीज होंगे यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप इंक्रीज होंगे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे एग्जांपल है CH3COOH, एक एग्जांपल ले लिया, दूसरा ले लिया CH2Cl तीसरा ले लिया CHCl2COOH, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं CCl3COOH। अब क्या हो रहा है, Cl कैसे टाइप का ग्रुप है, Cl इज अ व्हाट टाइप ऑफ ग्रुप, इट्स एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप था तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही थी। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप इंक्रीज होंगे, सो एज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो अभी इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा और ये सबसे लीस्ट एसिडिक होगा, ऐसा ऑर्डर रहेगा फिर। मींस एज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। और जब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप लगा रहे हैं तो कौन सा इफेक्ट है, देखो मैं आपको तभी बताना भूल गई जब मैंने बनाया था। अगर ये ऐसा है और यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, ये C है, ये ऑक्सीजन और ये एक ऑक्सीजन, अब ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ ले रहा है, तो फिर ये ऑक्सीजन इधर कार्बन इससे ले रहा है और ये इससे ले रहा है। तो अब देखो ये सोर्स है, ये रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे इफेक्ट के लिए। इसके ऊपर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, मींस इसके ऊपर कौन सा चार्ज आने वाला है, नेगेटिव चार्ज आने वाला है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इसीलिए ये कौन सा इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है। और वो भी किस साइड पर फ्लो हो रहा है, सोर्स की तरफ जा रहा है, यही रिस्पॉन्सिबल है ना, सोर्स की तरफ जा रहा है और सोर्स के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, माइनस, इसीलिए कैसा इफेक्ट है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट है या -I इफेक्ट है ये। ठीक है, अब पोजीशन भी वेरी करेगी बेटा, ये आपने पढ़ा होगा इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस पे भी रोल प्ले करता है। अगर उसका सोर्स से डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज करते जाएंगे आप, उसका इफेक्ट कम कम होते जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ तो आपको और क्लियर होगा। अब ये देखो -I इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप वाला एग्जांपल बता दिया। अब मैं इसकी पोजीशन से बताऊंगी। जैसे अगर सपोज करिए मेरे पास कंपाउंड है CH3CH2CH2COOH, दूसरा एक एग्जांपल है CH3CH2CH, यहाँ पे एक Cl आ जाएगा COOH, तीसरा CH3CH, यहाँ पे एक Cl CH2COOH, और एक दूसरा CH2Cl CH2CH2COOH, ऐसा। अब देखो क्या किया मैंने, इस वाले एग्जांपल में एक भी हैलोजन नहीं है, यहाँ पर एक हैलोजन है, मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप मैंने लगा कर रखा है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, अपने तरफ लेगा, ये लेगा तो ये यहाँ से जल्दी जाएगा। बट इस केस में क्या होगा, ये इससे लेगा, फिर ये वाला कार्बन इससे लेगा, फिर ये वाला कार्बन इससे लेगा, मींस क्या, डिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर डिस्टेंस बढ़ता है, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है, इंडक्टिव इफेक्ट की भी डिक्रीज हो रहा होता है, तो उसका इफेक्ट अगर डिक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होगी। वैसे इस वाले केस में तो ये और दूर हो गया, तो जितना ज्यादा वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से दूर होते जाएगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम होते चले जाएगा। तो मीन्स अगर इनको अरेंज करना है और अगर मैं इनका नाम दे दूं A B C और D, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होने वाला है, ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, मीन्स B सबसे ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि ये सोर्स के सबसे ज्यादा पास में है। उसके बाद में C वाला पार्ट होगा क्योंकि वो थोड़ा सा दूर है, फिर उसके बाद में D वाला पार्ट होगा, और सबसे लीस्ट एसिडिक A वाला पार्ट होगा क्योंकि वहां पर तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है ही नहीं। ठीक है, समझ में आया। मींस एज द डिस्टेंस ऑफ द हैलोजन इंक्रीजेस फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोनिल कार्बन, तो वो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। तो आप सेंटेंस क्या लिख के रखेंगे, एज द डिस्टेंस of the carboxylic group या फिर as the position of the halogen atom increase होगी from the carbonyl group, acidic strength decrease हो रही होगी। Now next is the nature of halogen. एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर सपोज करिए मेरे पास CH3COOH है, दूसरा है CH2FCOOH, थर्ड है CH2ClCOOH, नेक्स्ट है CH2BrCOOH, फिर नेक्स्ट है CH2iCOOH,
ऐसा है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज होगा वो उतने जल्दी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। और हमें पता है फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये बहुत स्ट्रांगली और जल्दी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो अगर मुझे इसको अरेंज करना होगा तो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, फ्लोरीन कंटेनिंग, देन क्लोरीन कंटेनिंग, देन ब्रोमीन कंटेनिंग एंड देन आयोडीन कंटेनिंग, और ये वाला सबसे लास्ट में चले जाएगा। मीन्स एज दी इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इन्फ्लुएंस ग्रेटर होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, यानी जितना ज्यादा माइनस का इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो। तो अभी इसमें अगर मुझे ऑर्डर देखना है तो ये क्या हो जाएगा कि अगर मैं इनको नंबरिंग दे दूं 1 2 3 4 और 5, तो ऑर्डर कैसे रहेगा इसमें, 2 वाला सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और सबसे लीस्ट एसिडिक कौन होगा, 1 वाला जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप अटैच्ड नहीं है। ठीक, समझ में आ गया अभी आपको ये कैसे किया मैंने, ये हो गई पोजीशन पे। अब हम एक और पार्ट पढ़ेंगे कि कैसे, अगर सपोज करिए कि मेरे पास में हाइब्रिडाइजेशन पे बेस्ड हम उसका एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे। मीन्स वॉट, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑल्सो डिसाइड्स द एसिडिक स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे अगर CH ट्रिपल बॉन्ड COOH ऐसा है, फिर दूसरा है C6H5 COOH, एक और CH2 डबल बॉन्ड CH COOH एंड वन मोर CH3 COOH। नाउ इन दिस केस ये जो कार्बन है जिसको ये अल्किल पार्ट लगा हुआ है, ये अल्किल पार्ट का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इस वाले में ये जो कार्बन है जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लगा हुआ है, इसका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये वाला भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये वाला देखो इसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है इसीलिए ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। ऐसा है, हमने पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन के केस में अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होता है मींस इसके पास में s जो है ये 50% कैरेक्टर है, और s अगर 50% है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पार्ट भी ज्यादा होता है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पार्ट स्ट्रॉन्गर रहेगा तो वो क्या होगा, वो स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, मींस ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। और फिर उसके बाद में ये वाला है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड मींस इसमें और कम होगा। अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड की बात करेंगे तो इसमें तो सिर्फ 25% s कैरेक्टर रहने वाला है, तो इसमें सबसे लीस्ट s कैरेक्टर, इसमें तो भी इससे ज्यादा रहेगा। तो अब इन दोनों में ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बट यहाँ पर ये ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू दिस वन इज अक्राइलिक एसिड। ठीक है, इस वाले के एलिलिक है ना, ये एलिल है, देखो इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये जो है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बट यहाँ पर क्या होने वाला है, रेजोनेंस होने वाला है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा है, इसीलिए ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एज कंपेयर टू दिस वन। तो ये ऑर्डर कैसा होगा, ऐसा, ये सबसे ज्यादा एसिडिक और ये सबसे लीस्ट एसिडिक। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपायनिक एसिड। ठीक है, प्रोपायनिक एसिड। और प्रोपायनिक नहीं है, ये 3 कार्बन एटम्स है और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 1 2 3 कार्बन एटम्स, तो प्रोप हो गया। आइन आ जाएगा यहाँ पर 2 और 3 के बीच में है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप। और फिर 2 आइन और 1 ओइक एसिड, 2 प्रोपाइन ओइक एसिड, ऐसा नाम रहेगा इसका। और ये तो आपको पता है बेंजोइक एसिड है, ये अक्राइलिक एसिड है और ये एसिटिक एसिड है। ठीक है, ये अक्राइलिक एसिड है। ठीक है, तो समझ में आया, यानी एज दी एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की इंक्रीज होगी। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। एसिडिक स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करिएगा। अगर कोई डिफिकल्टी है, कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करके दूंगी, और इसे ध्यान से पढ़िए। इस पर डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में प्लस हमारे सब्जेक्टिव एग्जाम में रहता ही है। ठीक, थैंक यू।